हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं शक्ति। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर 2। चैप्टर 2 इज मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी एंड पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग साइकोलॉजिकल डेटा। ये पर्टिकुलर पार्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा सा टफ भी है, बट वरी नॉट। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से जितने भी मेथड्स हैं ऑफ कलेक्टिंग साइकोलॉजिकल डेटा वो समझाऊंगी एंड आई कैन गारंटी कि आपको वीडियो के एंड तक सारे के सारे मेथड्स बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड हाँ, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो इस पूरे सेक्शन का मेन एम ये है कि आप समझ सको कि कौन सा मेथड कौन से रिसर्च के लिए ज़रूरी होगा। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, उन प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम क्वेश्चन के लिए सेम रिसर्च मेथड नहीं यूज़ किया जाता। आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या आपका रिसर्च क्वेश्चन है, ये डिसाइड करता है कि आप कौन सा रिसर्च मेथड यूज़ करोगे या चूज़ करोगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए, उसके आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये देखना चाहते हो कि लोग नेचुरली कैसे बिहेव करते हैं लेकिन बिना उनको डिस्टर्ब किए, तो आप क्या कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ, लेट सपोज कि आपको ये देखना है कि एक मैच के दौरान जो लोग हैं, लोगों का बिहेवियर क्या होता है, तो आप उस मैच का हिस्सा बन सकते हो ना, एज अ स्पेक्टेटर। सपोज फुटबॉल मैच है तो आप ये देख सकते हो कि उस मैच को जो देखने लोग आए हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। आप डिफरेंसेस इन द बिहेवियर ऑफ पीपल नोटिस कर सकते हो। कोई अग्रेसिव हो रहा होगा, बहुत चिल्ला रहा होगा, या अग्रेशन में होगा कि गोल हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो एक अलग अग्रेशन होता है कि क्यों नहीं हो रहा है गोल। अगर हो गया तो वो जो हैप्पी वाला जो अग्रेशन होता है वो होता है। कई लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं उस पर्टिकुलर मैच को देखकर, तो एक डिफरेंट बिहेवियर्स होता है, तो आप उसको नोटिस कर सकते हो। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर रहे हो। ऑब्जर्वेशन मेथड इस तरीके के चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि लोग नेचुरली कैसे बिहेव करते हैं सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि वहाँ पर आप क्या करते हो, बिना उनको डिस्टर्ब करे, बिना उनके जो एक्शंस हैं, उनकी जो गतिविधियाँ हैं, उनको उनमें इंटरफियर करे, आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो आराम से और ये फाइंड आउट कर सकते हो कि ओके, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में ये इंसान या ये लोग ऐसे बिहेव करेंगे। ठीक है, अब अगर आपको ये जानना है कि कोई एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे बच्चों का जो एग्ज़ाम होता है, क्लासरूम में बेटर परफॉर्म करते हैं बच्चे कि एग्ज़ाम हॉल में बेटर परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप कंडीशंस चेंज करके उनके रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। और ऐसे में क्या होगा कि लेट सपोज कि आपने एक एग्ज़ाम रखा जहाँ पर आपने बच्चों को क्या करा, जो क्लासरूम का कंफर्टेबल माहौल होता है, आप उसमें वो एग्ज़ाम देने दिया। फिर आपने एक एग्ज़ाम रखा जिसमें आपने एक अलग एग्ज़ाम का सेंटर रखा, एग्ज़ाम हॉल जैसा, आपने वहाँ पर एग्ज़ाम लिया। आपने फिर अब उस चीज़ को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड आउट करोगे, तो ये क्या हो गया, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है। तो ऐसी चीज़ में फाइंड आउट करने के लिए जहाँ पर आपको ये देखना है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पर क्या इफेक्ट डाल रही है, क्लासरूम का कंफर्टेबल माहौल एग्जाम पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, या किसी सेंटर पे एग्जाम हॉल का जो एक 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 टेंशन वाला माहौल होता है वो एग्जाम की परफॉर्मेंस पे बच्चों की क्या असर डाल रहा है। इसको फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको ये देखना है कि दो चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं कि नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस और सेल्फ एस्टीम का रिलेशन, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप ये प्रूफ नहीं कर रहे हो कि एक दूसरे का कॉज है कि नहीं। यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पर बस ये देखा जा रहा है कि क्या दोनों में कोई रिलेशन है कि नहीं, ताकि क्या कर सके, फ्यूचर में प्रिडिक्शन किया जा सके। तो ऐसे में को रिलेशन मेथड जो होता है वो बेस्ट होता है। ठीक है, अब सपोज अगर आप लोगों का ओपिनियन लेना चाह रहे हो किसी चीज़ पर, किसी सिचुएशन पे, किसी प्रोडक्ट पे, किसी टॉपिक पे, लोगों के ओपिनियंस, उनके एटीट्यूड्स, उनके व्यूज़ जानना चाहते हो, जैसे स्टूडेंट्स का एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन पर क्या ओपिनियन है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, क्वेश्चन आयर्स फिल करवा रहे हो, उनका इंटरव्यू ले रहे हो। तो ये क्या है, ये सर्वे मेथड है। और ऐसी सिचुएशंस के लिए कि जहाँ पर आपको लोगों का ओपिनियन जानना है, उनका एटीट्यूड जानना है, वहाँ पर सर्वे मेथड हमेशा बेस्ट रहता है। देन अगर आपको इंडिविजुअल के बीच में बीच का जो डिफरेंसेस होते हैं उनको मेजर करना है, जैसे कि हर इंसान का इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है, उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है, उसका एप्टीट्यूड लेवल अलग होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ कर सकते हो। इसको बोला जाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट मेथड। अगर आप किसी एक पर्सन या किसी एक पर्टिकुलर
केस को डिटेल में समझना चाहते हो, जैसे एक चाइल्ड की लैंग्वेज डेवलपमेंट को डीपली स्टडी करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप लॉन्ग टाइम तक उस पर्टिकुलर चाइल्ड की जो डेवलपमेंट होती है उसको स्टडी करोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, उसको एनालाइज करोगे ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप केस स्टडी करो, तो ये केस स्टडी मेथड हो गया। ऐसी सिचुएशन में केस स्टडी जो मेथड होता है वो सबसे बेस्ट होता है। सो देखा जाए तो रिसर्च का क्वेश्चन बेसिकली डिसाइड करता है कौन सा मेथड बेस्ट होगा, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल मेथड, कोरिलेशन मेथड, सर्वे, टेस्टिंग या केस स्टडी। ये सारे मेथड्स इस पे डिपेंड करते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या है, और वो प्रॉब्लम क्वेश्चन डिसाइड करता है कि आप कौन सा मेथड चूज करने वाले हो। अब हम हर मेथड को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट, ऑब्जर्वेशनल मेथड। अगर हम साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की बात करें तो ऑब्जर्वेशन मेथड साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का एक बहुत पावरफुल टूल माना जाता है। मतलब साइकोलॉजी में बिहेवियर को बेसिकली समझने के लिए ऑब्जर्व करना एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। एंड इस मेथड का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, वो होता है बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, समझना और डिस्क्राइब करना, बिना उसमें बदलाव यूज करे या बदलाव लाए, एज इट इज, जो बिहेवियर जैसा है नेचुरल सेटिंग्स में कोई इंसान कैसे बिहेव कर रहा है, कोई चीज कैसे रिएक्ट कर रही है, उसको एज इट इज ऑब्जर्व करके डिस्क्राइब करना, ये ऑब्जर्वेशनल मेथड का क्राइटेरिया होता है या तरीका होता है, आप बोल सकते हो। अब इसको डेली लाइफ से समझो। हम अपनी डेली लाइफ में पूरा दिन बहुत सारी चीजें देखते हैं, राइट, लोग, सिचुएशंस, उनके रिएक्शंस, एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा। लेकिन हर बार जो हम देखते हैं क्या हम उस पर ध्यान देते हैं? प्रोबेबली नॉट। हम लोग हर चीज को देखते जरूर हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम उस पर ध्यान भी दें। कई बार हमें याद भी नहीं रहता होगा कि हमने क्या देखा, ठीक है। एंड इसी वजह से देखा, ऐसा बोला भी जाता है, वी सी बट वी डू नॉट ऑब्जर्व। मतलब सीइंग का मतलब क्या हो गया, आंखों से बस देखना, लेकिन ऑब्जर्व करने का मतलब क्या हो गया, उस पर अपना फोकस ले जाना, ध्यान से पर्पसफुल तरीके से उस चीज को देखना, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का मतलब यही होता है। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर बिहेवियर को केयरफुली वॉच करता है, डिटेल्स पे फोकस करता है, और नेचुरली जो हो रहा है उसको एज इट इज नोट डाउन करता है, डिस्क्राइब करता है। इसीलिए ऐसे कहा जाता है कि ऑब्जर्वेशन बिहेवियर को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करने का एक इफेक्टिव मेथड है। अब देखो, आपने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया होगा या आपने समझा होगा कि जब भी आप किसी पर्सन को या किसी इवेंट को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करने लगते हो तो उस पर्टिकुलर चीज या इंसान के बारे में आपको बहुत सी बातें, बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलने लगते हैं। देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम केयरफुली किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो हमको धीरे धीरे उस चीज की अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। अब दो चीजें होती हैं यहाँ पर, एक है साइंटिफिकली हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं या डे टू डे ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन या डे टू डे। अब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और डे टू डे ऑब्जर्वेशन बेसिकली अगर सुनने में देखे तो एक जैसे ही लग रहा है, लेकिन वो एक जैसे नहीं होते हैं। डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, हम कैजुअली लोगों को देखते हैं, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई चीज़। लेकिन जब हम साइंटिफिकली किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो वो प्लान तरीके से होता है, सिस्टमैटिक होता है, ऑब्जेक्टिव उसका क्लियर होता है कि हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है। पहला क्या होता है कि हम सिलेक्ट करते हैं, मतलब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, रिसर्चर, हम का मतलब है रिसर्चर क्या कर रहा है, रिसर्चर पहले से ये डिसाइड करके रखता है, सेलेक्ट करके रखता है कि उसको ऑब्जर्व क्या करना है, किस बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। हर चीज को जरूरी नहीं कि वो ऑब्जर्व करे, वो बहुत बड़ी इवेंट हो रहा है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा ही ऑब्जर्व करना चाहता है, तो उसको पता होगा कि मैं इस चीज को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ या इस इंसान को या इस कैटेगरी के इंसानों को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। तो पहले क्या करता है, वो सेलेक्ट करता है, अपना टारगेट सेलेक्ट करता है, या आप बोल सकते हो सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, ठीक है। देन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में हम जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको लिखा जाता है, या तो नोट्स बनाए जा सकते हैं या ऑडियो और वीडियो के थ्रू उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, उस चीज़ का एक बेसिकली डेटा रखना पड़ेगा ना, नहीं तो हम अपने दिमाग में कितनी चीज़ें रख पाएंगे, उसको जब तक हम नोट डाउन नहीं करेंगे वो रिटेन नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम ऐसी ही चीज़ को डेली लाइफ से कंपेयर करें तो हम उसको भले ही ऑब्जर्व कर लें, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम उस चीज़ को भूल सकते हैं, वो फेड आउट हो सकती है, हमारी मेमोरी में से ब्लर हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करा है, हमने उसको कहीं कहीं लिखा नहीं है, राइट। देन थर्ड पॉइंट आता है इसमें, एनालिसिस ऑफ डेटा।
अब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का जो लास्ट स्टेप है वो है ये एनालाइजिंग द डेटा। जो भी हमने डेटा, जो भी हमने चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं उसको हमने रिकॉर्ड करा है, चाहे हमने नोट्स लिखे हैं, चाहे हमने ऑडियो के थ्रू रिकॉर्ड करा है, चाहे वीडियो के थ्रू रिकॉर्ड करा है, वो सारी चीज़ों को अब हम एनालाइज करेंगे, मतलब केयरफुली उसको स्टडी करेंगे, उसका पैटर्न रिकॉर्ड करेंगे, पैटर्न देखेंगे कि क्या इस जो भी ऑब्जर्वेशन हुआ उसका पैटर्न क्या है, और फिर हम उसमें से कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि अब इसका सार निकल के क्या आता है जो भी हमने रिकॉर्ड करा है। अब डेली ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ हो सकती है, डेली ऑब्जर्वेशन में हम बस देखते हैं और चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में हम उस चीज़ों को, जो भी हमने ऑब्जर्व करा है, जो भी हमने नोट डाउन करा है, उसका मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यही डिफरेंस होता है डे टू डे लाइफ का ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। और जब हम रिसर्च करते हैं पर्पसफुली, तो हम साइंटिफिकली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे ही कैजुअली ऑब्जर्व नहीं करते। अब देखो, ऑब्जर्वेशन मेथड के भी टाइप्स होते हैं। पहला है नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, फिर हमारा है नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या होता है? इस टाइप के ऑब्जर्वेशन में बिहेवियर को नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब इसके लिए एक अलग से एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट किया जाता। सपोज आपको बच्चों को ऑब्जर्व करना, तो आप स्कूल जाके उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं स्कूल में, क्लासरूम में, वैसे बिहेव करोगे। ऐसा नहीं कि अलग एक स्कूल सेटअप करोगे अपने लैब में और बच्चों को वहाँ बुला के उनको बिठा के फिर आप उनको बोलोगे कि इनैक्ट करो। नहीं, आप उसके स्कूल जाओगे, वहाँ पर जैसे वो बिहेव करते हैं उनको ऑब्जर्व करोगे। तो ये नेचुरलिस्टिक बिहेवियर है। जैसे प्लेग्राउंड, अगर स्पोर्ट्स का आपका कुछ ऐसा कुछ है, तो आप प्लेग्राउंड में बच्चों को खेलते हुए नेचुरली उनको ऑब्जर्व करोगे, उनका नेचुरल जो सेटअप होता है वहाँ पर। घर में फैमिली मेंबर्स के इंटरेक्शन, ये नेचुरल बिहेवियर है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की। इस टाइप के ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। कुछ कंडीशंस को रिसर्चर्स क्या करते हैं, कंट्रोल में रख लेते हैं। एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब एक लेबोरेटरी सेटअप करना। जैसे कि अभी मैंने आप एग्जांपल दिया ना कि अगर आपको कोई स्कूल के बच्चों को ऑब्जर्व करना है, तो आप उनको उनके नेचुरलिस्टिक जो एनवायरनमेंट होता है स्कूल, जहाँ पर वो जा रहे हैं रोज, वहाँ पर ऑब्जर्व करोगे। या फिर आप क्या करोगे, उनको लैब में सेटअप करके कुछ एक सिमुलेशन, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, जहाँ पर देखोगे आप उनको। तो ये क्या हो गया? ये कंट्रोल सिचुएशन हो गई। अब देखो, नेचुरलिस्टिक का मतलब नेचुरल सेटिंग, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप प्लान तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो, उनको एक प्लान्ड सेटअप में उनसे उस चीज़ को देख रहे हो या किसी इंसान को देख रहे हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नाम से पता चल रहा है ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सिर्फ देख रहा है। वो ग्रुप को अगर उसको ऑब्जर्व करना है तो वो दूर से खड़े होकर देख रहा है, ग्रुप का हिस्सा नहीं बन रहा है। जैसे टीचर क्लास की लास्ट बेंच पे बैठ के स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करेगी। रिसर्चर क्या करेगा, कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करना है, सपोज कैमरे के थ्रू कर रहा है, सीसीटीवी कैमरा या कोई एक कैमरा सेटअप करा हुआ वहाँ पर, और वो कहीं रूम से कैमरे में देख के सब ऑब्जर्व कर रहा है। ये हो गया नॉन पार्टिसिपेंट, मतलब कि नाम से पता चल रहा है ना, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ऑब्जर्वर। अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब हुआ? इसमें ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, वो ग्रुप का हिस्सा बन के ऑब्जर्व कर रहा है, साथ में रह के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर क्या कर रहा है, रिसर्चर स्कूल के बच्चों के साथ एक्टिविटीज कर रहा है, उसके साथ घुल मिल रहा है। साइकोलॉजिस्ट ग्रुप थेरेपी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ग्रुप के अंदर जाकर उनका हिस्सा बन के, उनसे फ्रेंडशिप करके, उनके साथ बातचीत करके, इन्वॉल्व होके ये देख रहा है कि कैसे वो रहते हैं अपनी नेचुरल सेटिंग में। नाउ आवर नेक्स्ट मेथड इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना। ठीक है, इसका मतलब कि एक चीज के बदलने से दूसरी चीज पर क्या असर हो रहा है, दूसरी चीज चेंज हो रही है तो किन वजहों से चेंज हो रही है, ये सारी चीजें जानना, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड का पर्पस होता है। अब एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, वो यूजुअली कंट्रोल सेटिंग्स पे कंडक्ट होते हैं, जैसे लेबोरेटरी हो गया, कोई स्पेशल सिचुएशन। और एक्सपेरिमेंट क्योंकि कंट्रोल सेटअप में स्टैब्लिश होते हैं, इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें प्लान्ड एंड रेगुलेटेड रहती हैं। अगर हम प्रोसेस की बात करें, तो प्रोसेस क्या होता है इसका, इसमें रिसर्चर क्या करता है, एक फैक्टर को जानबूझकर चेंज करता है, फिर ये देखता है कि दूसरे फैक्टर पे क्या इफेक्ट आया है, उसके बाद उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो स्टैब्लिश करता है। और ये सब करने के साथ साथ बाकी के जो फैक्टर्स होते हैं, उन सारे फैक्टर्स को वो कांस्टेंट रखता है, ताकि उन सारे फैक्टर्स का असर वो दो फैक्टर्स पे ना पड़े, जो भी उनको समझना है, जानना है, फिर वो रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो जो भी मेन जो दो चीज़ें हैं जिनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, जिनके बीच में
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना रहता है। बस वो फैक्टर्स को एक्टिवेट करके बाकी सारी चीज़ों को वो कांस्टेंट रखते हैं, फिर एक फैक्टर को वो जानबूझ के चेंज करते हैं और ये देखते हैं कि वो चेंजेस की वजह से दूसरे फैक्टर में क्या चेंजेस आ रहे हैं या क्या इफेक्ट आ रहा है। अब कॉज एंड इफेक्ट की यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो कॉज एंड इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, ठीक है। कॉज का क्या मतलब है? कॉज वो फैक्टर होता है जिसको रिसर्चर चेंज या मैनिपुलेट करता है। यहां पर मैनिपुलेशन का मतलब है कि उसमें थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस करके देखना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ये जो चेंज वाला फैक्टर है, जब सॉरी कॉज वाला फैक्टर है जिसको मैनिपुलेट किया जाता है, जिसको चेंज किया जाता है, ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अभी इफेक्ट की अगर हम बात करें, इफेक्ट क्या है? इफेक्ट वो बिहेवियर होता है जो कॉज के चेंज की वजह से होता है, और इस इफेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर दो टर्म्स निकल के आती हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, आईवी एंड डीवी। तो बेसिकली वेरिएबल क्या होता है पहले हम ये समझेंगे, एंड फिर हम समझेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। थोड़ा सा कॉज एंड इफेक्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर रिसर्चर को ये देखना है कि पढ़ाई का जो टाइम है उसको बदलने से क्या मार्क्स में कोई इंप्रूवमेंट आता है, तो यहाँ पर टाइम ऑफ स्टडी क्या हो जाएगा? कॉज हो जाएगा, दैट इज इंडिपेंडेंट बिहेवियर, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और मार्क्स क्या हो जाएंगे? वो इफेक्ट हो जाएगा, विच मेक्स मार्क्स एज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम बात करते हैं वेरिएबल क्या होता है। सिंपली वेरिएबल एक ऐसा स्टिमुलस या इवेंट है जो वेरी करता रहता है, मतलब जो चेंज होता रहता है और जिसको मेजर किया जा सकता है। उसकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं और उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल की अगर हम बात करें तो दो टाइप की होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई चीज़ बदल सकती है, अलग अलग हो सकती है और मेजर की जा सकती है, तो वो वेरिएबल होती है। अलग अलग का मतलब है डिफरेंट शेप, साइजेस एंड कलर्स में अगर होगी, अगर वो चेंज हो रही है और अगर उसको मेजर किया जा सकता है, तो वो वेरिएबल बन जाएगी या उसको वेरिएबल बोलेंगे। अब हम बात करते हैं वेरिएबल के टाइप्स की। वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली वो वेरिएबल है जिसको रिसर्चर चेंज करना चाहता है या जिसको वो मैन्युपुलेट करना चाहता है, जिसको हम कॉज भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट एग्जाम्पल में हमने जो देखा था, स्टडी आवर्स, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे बनेगा कि हम टीचिंग मेथड को चेंज कर करके ये देख सकते हैं कि कौन सा टीचिंग मेथड इफेक्टिव है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। या नॉइज लेवल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। वहीं अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? ये वो वेरिएबल है जिसपे इफेक्ट आ रहा है। बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने पर या मैनिपुलेट किए जाने पर जो वेरिएबल में प्रभाव आ रहा है उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो इस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, और इसको हम बोलेंगे इफेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स, परफॉर्मेंस, रिएक्शन टाइम, ये सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाते हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर दो टर्म्स या दो ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा है कंट्रोल ग्रुप। अभी हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पढ़ा, ये उससे रिलेटेड है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप है जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाए करता है या जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया जाता है। बेसिकली वो ग्रुप जिसमें मैनिपुलेशन हो रहा है या जिसपे चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देख रहे हैं एक्स्ट्रा कोचिंग से मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो जिनको एक्स्ट्रा कोचिंग मिल रही है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का एक ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप क्या है? कंपैरिजन ग्रुप, वो ग्रुप जिसमें प्रभाव देखा जा रहा है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो कंट्रोल ग्रुप में डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस की हेल्प से कंट्रोल के ग्रुप में क्या प्रभाव आ रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है, वो देखता है। तो ये क्या हो जाएगा? कंट्रोल ग्रुप हो जाएगा। तो कंट्रोल ग्रुप में मैनिपुलेशन नहीं होता है, कंट्रोल ग्रुप में चेंजेस नहीं होते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पर ग्रुप 1 है और यहाँ पर ग्रुप 2 है, इसको एक्स्ट्रा कोचिंग मिली और इनको एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं मिली। तो जिनको एक्स्ट्रा कोचिंग मिली, पहले एक्चुअली दो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको अलग से समझाती हूँ, इसको समझो। पहली बार एक्सपेरिमेंट होगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, विदाउट कोचिंग दोनों का देखा जाएगा कि मार्क्स कितने आए, दोनों का, ग्रुप 1 का भी ग्रुप 2 का भी, ठीक है। तो लेट्स सपोज ए मार्क्स आए,
ए मार्क्स आए ग्रुप 1 के और बी मार्क्स आए ग्रुप 2 के। ये था प्रायर टू कोचिंग, मतलब कि कोचिंग देने से पहले। फिर अभी क्या हुआ, दोबारा से क्या हुआ, टेस्ट हुआ या एक्सपेरिमेंट हुआ। ग्रुप 1 को क्या मिला, एक्सपेरिमेंट। ग्रुप 1 को एक्स्ट्रा कोचिंग दी गई, ग्रुप 2 को ऐसे ही रखा गया, जो पहले था वैसे ही रखा गया। अब एक्स्ट्रा कोचिंग देने के बाद ग्रुप 1 का जो मार्क्स था वो चेंज हो गया, लेट्स से वो बढ़ गया, और ग्रुप 2 का मार्क्स वैसे का वैसे रहा। तो ये हमको देखने को मिलेगा कि एक्स्ट्रा कोचिंग से मार्क्स इंप्रूव होते हैं। तो ग्रुप 2 क्या था, कंट्रोल्ड ग्रुप था, जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, कोई बिहेवियर, कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ। और ग्रुप 1 क्या था, वो था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसमें चेंजेस या मैनिपुलेशन हुए। बेसिकली देखा जाए तो कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, कंपैरिजन ग्रुप होता है। इसी की हेल्प से पता चलता है कि रिजल्ट क्या आ रहा है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है भी कि नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि एक्स्ट्रा कोचिंग से क्या मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। ये जानने के लिए हमारे पास एक ऐसा ग्रुप तो होना चाहिए ना जिसमें एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं दी जा रही है, वरना कैसे पता चलेगा कि मार्क्स में चेंजेस आए हैं कि नहीं आए। तो वो जो ग्रुप होगा वो होता है कंट्रोल ग्रुप, जिसकी हेल्प से हम कंपेयर करते हैं कि एक्स्ट्रा कोचिंग की हेल्प से मार्क्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये मैं आपको बता दूं कि हर एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, रिसर्चर को रियल लाइफ सिचुएशन में जाके स्टडी करनी पड़ती है। ऐसे में सामने आते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड काजी एक्सपेरिमेंट्स। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट वो होता है जब रिसर्चर नेचुरल सेटिंग्स में जाके एक्सपेरिमेंट करता है, जहाँ वो फिनोमिना नॉर्मली हो रहा है, एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर वो जाके एक्सपेरिमेंट करता है और फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसको हम फील्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब फील्ड एक्सपेरिमेंट का जो मेन पर्पस है वो क्या होता है, मेन पर्पस है कि भैया रियल लाइफ में नेचुरल सेटिंग्स में जाके देखना कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे वर्क कर रही है या कैसे होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर रिसर्चर को ये जानना है कि स्टूडेंट लेक्चर मेथड से ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से, तो वो क्या करेगा, वो रिसर्चर स्कूल जाएगा, मतलब लेबोरेटरी नहीं जाएगा, वो स्कूल जाएगा, 2 ग्रुप्स बनाएगा। ग्रुप 1 में डेमोन्स्ट्रेशन वाला जो मेथड होता है उसको वो अप्लाई करके बच्चों को कोई टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। ग्रुप 2 में क्या होगा, नॉर्मल लेक्चर मेथड के थ्रू बच्चों को सेम टॉपिक एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, और फिर कुछ टाइम पढ़ाने के बाद, कुछ टाइम एक्सप्लेन करने के बाद दोनों ग्रुप्स का परफॉर्मेंस जो भी होगा उसको कंपेयर किया जाएगा। ये क्या है, ये फील्ड एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नेचुरल सेटिंग्स में, रियल क्लासरूम में ये जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो समझी जा रही है। अब हम बात करते हैं काजी या क्वाजाई एक्सपेरिमेंट्स। इसका प्रोनाउंसिएशन क्वाजाई या काजी आप कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो। ठीक है, अभी ये क्या होता है, काजी एक्सपेरिमेंट में फील्ड या नेचुरल सेटिंग्स में बेसिकली नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं, जैसे सेक्शंस हो गए, क्लासेस हो गई, उनको यूज करके एक्सपेरिमेंट किया जाता है। मतलब कि रैंडमली ग्रुप्स नहीं फॉर्म होते हैं। सपोज क्लासेस होती है ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो यहाँ पर ऑलरेडी सेक्शन किया गया, ग्रुप्स बने हुए हैं, तो यहाँ पर वही एग्जिस्टिंग ग्रुप्स को लेकर क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। ये थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में होता है, एंड जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती हैं उसमें ज़्यादातर ये मेथड यूज़ किया जाता है। अब हम काजी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जो टर्म है काजी, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट, मतलब कि ये ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंट है। जो ट्रू एक्सपेरिमेंट होता है वो बिल्कुल वैसा है, लेकिन थोड़ा सा कुछ मिसिंग है, इसीलिए इसको काजी एक्सपेरिमेंट बोला गया है। काजी एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, रिसर्चर क्या कर रहा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। यहाँ तक काजी एक्सपेरिमेंट, ट्रू जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके जैसा ही है, मिलता जुलता ही है। ठीक है, लेकिन चेंज क्या होता है, यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स है वो रैंडमली ग्रुप में असाइन नहीं किए जाते, यहाँ पर रैंडम ग्रुप्स नहीं बनते, यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो ग्रुप्स होते हैं उन्हीं को यूज किया जाता है। एंड यहाँ पर जो कंट्रोल है वो थोड़ा कम होता है, रियल लाइफ सेटिंग जो होती है वहां पर ये ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। अगर हम बात करें तो बस मेन डिफरेंस यही आता है काजी एक्सपेरिमेंट एंड ट्रू एक्सपेरिमेंट के बीच में, जो ग्रुप्स होते हैं वो रैंडमली नहीं डिसाइड होते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप्स है उन्हीं को लिया जाता है और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करा जाता है। सो आज हम इस वीडियो में इतने ही मेथड्स को कवर करेंगे, क्योंकि मेथड्स और भी बहुत ज़्यादा हैं, और तो बहुत लंबा ना हो जाए वीडियो, लंबा होगा वीडियो तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो इस वजह से मैं बाकी के जो मेथड्स है, रिमेनिंग मेथड्स, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। एंड दिस
पार्ट्स एंड हेयर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड विथ मी, कीप लर्निंग। यस, बाय बाय।